हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो रीवैल्यूएशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक हमने पार्टनरशिप के फंडामेंटल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, यानी उनके सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो तीसरा चैप्टर चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। इस चैप्टर में अभी तक मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का था और दूसरा वीडियो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का था। ठीक है, तो ये तीसरा वीडियो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का। तो आप अगर लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं और क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहें कि कब वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन होता क्या है? एक्चुअल में बार बार मैं रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट अलग अलग नहीं बोलूंगा। अगर मैं रीवैल्यूएशन बोलूं तो भी आप यही समझ के चलिए कि रीअसेसमेंट अगर लायबिलिटी के बारे में है तो रीअसेसमेंट, और एसेट्स के बारे में है तो रीवैल्यूएशन बोल रहा हूं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन होता क्या है? तो रीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब आप एग्जिस्टिंग एसेट्स को फिर से वैल्यू करते हैं, दोबारा उसका मूल्य ज्ञात करते हैं, तो उसको हम रीवैल्यूएशन बोलते हैं। जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी बहुत दिनों से पड़ी हुई है और आपको लग रहा है कि उसके मूल्य में परिवर्तन हुआ है, मूल्य में चेंज हुआ है, तो आप क्या करते हैं? आप फिर से उसका मूल्य निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो मार्केट में उसका रेट हम पता करते हैं जनरली। ठीक है, तो मार्केट में रेट पता करते हैं तो हमको जो उसका एक्चुअल में अभी वर्तमान मूल्य है वो हमको पता चल जाता है, थोड़ा बहुत अप्रॉक्स में, क्योंकि एक्चुअल फिगर तभी पता चलेगी जब हम संपत्ति बेचेंगे। लेकिन यहाँ पे हम संपत्ति बेच नहीं रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ बेचने का मूल्य निकाल रहे हैं, यानी कि जितने पे वो संपत्ति आज की डेट में बिकेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम मार्केट में जो ब्रोकर हैं या जो दूसरे बायर हैं उनसे पता करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को अगर वो खरीदेंगे तो कितना में खरीदेंगे। तो इससे हमको एसेट्स की वैल्यू पता चल जाती है कि आज इस संपत्ति की कीमत क्या है। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन किन संपत्तियों का होता है? एग्जिस्टिंग एसेट्स का, क्योंकि जिस संपत्ति को हम आज से पहले खरीद के रखे हुए हैं उन्हीं का वैल्यूएशन करेंगे। क्योंकि आज जिन संपत्ति को खरीदेंगे आज की डेट में उसका रीवैल्यूएशन करने का जरूरत क्यों है? क्योंकि आज ही खरीदा है तो आज का जो उसका वैल्यू है वो तो हमको पहले से ही पता है। तो आज या वर्तमान में खरीदी हुई संपत्तियों का मूल्यांकन या रीवैल्यूएशन नहीं किया जाता। रीवैल्यूएशन किन संपत्तियों को किया जाता है? जो पहले से हमारे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको रीवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है और ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में हम क्यों कर रहे हैं, इससे क्यों रिलेटेड है? तो सबसे पहली बात कि रीवैल्यूएशन का मतलब हो गया संपत्ति का दोबारा से मूल्यांकन और दायित्व का दोबारा से मूल्यांकन। ठीक है, ये भी हम पता करते हैं कि दायित्व कितना हमको दोबारा चुकाना पड़ेगा। बहुत दिनों से जो दायित्व हमारे पास पड़े हुए हैं उनमें भी थोड़े बहुत बदलाव होते हैं। संपत्ति में ज्यादा बदलाव होते हैं, दायित्व में कम होते हैं, तो दायित्व में भी थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, लायबिलिटीज भी चेंज होती हैं। तो अब हमको नहीं पता है कि आज के डेट में मेरे किसी भी संपत्ति का मूल्य क्या है, तो हम इसके लिए पुनः मूल्यांकन करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं। अब बिजनेस में जो पार्टनर है, अभी जो हम पार्टनरशिप का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें जो पार्टनर होंगे वो संपत्ति का वर्तमान मूल्य जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनको होने वाले लाभ या हानि का पता चलेगा। कैसे? अब खुद देखिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए और बी, 2 पार्टनर हैं। ये 2 पार्टनर ने 20 साल पहले एक जमीन खरीदी, 20 साल पहले एक जमीन खरीदी 50,000 में। ठीक है, और आज जो बी है वो कहता है कि मुझे अब जमीन नहीं चाहिए, तो मुझे दूसरा काम करना है, मुझे पैसा दे दो, मैं जमीन तुम रख लो। तो ए उसको 25,000 रुपया देता है
और कहता है कि ठीक है, ये है तुम्हारा जमीन में लगाया हुआ पैसा। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या बी 25,000 रुपया लेके मान जाएगा? 20 साल पहले हमने प्रॉपर्टी 50,000 में खरीदी थी, बराबर बराबर का हमने हिस्सेदारी की थी, यानी 25,000 ए ने दिया, 25,000 बी ने दिया। और 20 साल के बाद जब बी ये कह रहा है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैडम हिस्सा दे दो, मैं चला जाऊंगा, तो ए उसको 25,000 रुपया दे रहा है और कह रहा है कि तुम जा सकते हो। तो क्या बी मान जाएगा? तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट का जवाब 9 में होगा। क्यों? क्योंकि 20 साल पहले उस प्रॉपर्टी की कीमत 50,000 थी, आज नहीं। तो हम आज का मूल्यांकन करेंगे और फिर उसमें से जितना हिस्सा आधा निकलेगा वो बी को दिया जाएगा, तब जाके बी मानेगा, नहीं तो बी नहीं मानेगा। ठीक है। अब बात आती है कि बिजनेस में जो पार्टनर हैं वो भी तो इसी तरह से सोचते होंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, तो आप गलत हैं। सिंपली अगर देखा जाए तो जब जमीन की बात होती है तो उसका मूल्यांकन हमेशा पास्ट कीमत पे नहीं किया जाता है। ठीक है, चाहे किसी के बीच में हो, जमीन का पार्टनर के बीच में हो, चाहे मकान का हो, चाहे किसी भी प्रॉपर्टी का हो, ठीक है, वो सेम कीमत नहीं रह जाती। आज से 10 साल पहले किसी पार्टनर ने ट्रक खरीदा, ठीक है, ट्रक खरीदा, 5-5 लाख रुपए लगाए, 10 लाख में ट्रक आया। ठीक है, 10 साल पहले 5-5 लाख रुपए लगा के ट्रक खरीदा। अब आज उसकी कीमत क्या 10 लाख ही होगी? अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा होगा, कह के ट्रक तुम रखो, मैं अब पार्टनरशिप में नहीं रहूंगा, तो क्या उसको 5 लाख पूरा मिल जाएगा? नहीं, 10 लाख में ट्रक की कीमत बहुत कम हो गई होगी, तो उसको उस ट्रक में के उतना हिस्से का आधा मिलेगा, है ना। अभी आधे की बात कर रहे हैं इसलिए, लेकिन पार्टनरशिप में कभी कभी रेशियो जो होता है वो अलग अलग हो सकता है 2-3-2, हो सकता है 5-3 हो, ऐसे करके भी हो सकता है। हम अभी बात करें इक्वली जब शेयर करता है तो इसीलिए जब भी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होता है, या किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, या कोई पुराना पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा होता है, तो उस सिचुएशन में हम एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। क्यों? ताकि उसमें जो होने वाले चेंजेस हुए हैं, जो उसमें जो प्रॉफिट लॉस हुए हैं, वो भी तो हमारे पास्ट के प्रॉफिट ही हैं। तो जितने भी पास्ट के प्रॉफिट होते हैं उन सब का बंटवारा जरूरी होता है, उन सब का एडजस्टमेंट जरूरी होता है। तो हम रिवैल्यूएशन इसीलिए करते हैं ताकि अगर पीछे के डेट से आज तक में जितने भी प्रॉफिट और लॉस हुए हों एसेट्स पे या लायबिलिटीज पे, उन सब का पता हमको चल जाए और उसका हम बंटवारा कर सके। ठीक है, तो इसीलिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में सभी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, रिवैल्यूएशन किया जाता है। अब बात आती है कि रिवैल्यूएशन में हम एक्चुअल में करते क्या है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं। क्या मैंने आपको पहले बता दिया कि रिवैल्यूएशन क्या है, रिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, ये भी बता दिया। और अब बताऊंगा आपको कि रिवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, मतलब उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो अकाउंटिंग के में हम जब आते हैं तो सबसे पहली बात आती है जर्नल एंट्री की। तो रिवैल्यूएशन की कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, उसके बाद रिवैल्यूएशन का हम अकाउंट देख लेंगे, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेंगे। तो इससे हमको रिवैल्यूएशन का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री के लिए एक एक करके हम एंट्री समझ लेते हैं। पहले तो पूरा एंट्री एक बार में देख लीजिए, फिर उसके बाद हम एक एक करके एंट्री समझेंगे। तो ये है आपकी जर्नल एंट्री, आप देख सकते हैं मैंने एंट्रीज लिख दी है आपके लिए। इसमें पहला है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स में एंट्री मैंने किया हुआ है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और इसमें जब भी कोई खर्चा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और जब भी कोई फायदा होगा या इनकम होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल ही होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। अब आपको एक मॉडर्न अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री का, वो भी याद रखना जरूरी है इसको समझने के लिए। उसमें सभी एसेट्स और एक्सपेंसेज डेबिट में इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट में डिक्रीज होते हैं, यानी कि जब भी इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट में लिखेंगे, जब भी डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक उसी तरह जितने भी लायबिलिटीज होते हैं, कैपिटल होते हैं या इनकम होते हैं,
उन सब को अगर वो इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट में लिखे जाते हैं और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे लागू हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे पहला है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, तो एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट्स डेबिट में जाएगा। ठीक है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो देखा जाए तो हमारे लिए फायदा है 5,000 का एसेट बढ़ के 8,000 का हो, बिका नहीं, बढ़ के 8,000 का हो गया। ठीक है, तो हमारे लिए फायदा है, फायदा हमको अभी रियलाइज नहीं हुआ है लेकिन फायदा है। 5,000 का एसेट अगर आज हम बेचते तो हमारा 8,000 में बिकता, तो 3,000 का तो फायदा होता अगर हम आज बेचते तो वही हम अगर बेचते तो फायदा वाली बात कर रहे हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन हमने किया तो उसमें 3,000 का मान लीजिए हमको फायदा हुआ, तो हमारा फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी मैंने बताया आपको नॉमिनल अकाउंट है, तो फायदे के समय वो क्रेडिट में गया। ठीक है, और एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है तो वो डेबिट में जाता है, तो मैंने एसेट्स को डेबिट में ले दिया। दूसरी एंट्री है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, यानी कि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ऊपर वाली जो एंट्री की थी उसी को रिवर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट में दिखाते हैं, तो हमने क्रेडिट में दिखा दिया। और एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होना हमारे लिए लॉस है, तो हमने लॉस को डेबिट में दिखा दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट में दिखा दिया। तो जब भी आपको लॉस होगा तो जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा डेबिट में, और जब भी आपको फायदा होगा तो जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, ये तब नहीं होगा जब प्रॉफिट का एक्चुअल में बंटवारा होगा। ठीक है, तब नहीं। तो अभी हम सीधे इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज थर्ड एंट्री है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, यानी कि 5,000 का लायबिलिटी था और 5500 का हो गया, 5,000 की लायबिलिटी 5500 की हो गई। तो इसमें हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, मतलब कि रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट में आ गया क्योंकि हमारा लॉस है, लायबिलिटी हमारा बढ़ गया तो हमारे लिए ये लॉस है, और लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी क्रेडिट में बढ़ता है, जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट में आ गया। नेक्स्ट है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, तो फिर से लायबिलिटीज हमारा अब कम हो रहा है, तो हमारे लिए फायदा है, तो फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में चला गया, और लायबिलिटीज कम होता है तो उसको डेबिट में दिखाते हैं, तो लायबिलिटीज को हमने डेबिट में दिखा दिया। उसके बाद बात आती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का क्या मतलब हुआ, मतलब बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जो एंट्री करते वक्त छूट गए होते हैं, अचानक हमको याद आता है तो हम उसको फिर से लिखना चाहते हैं, तो उसको लिखने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मजदूर को मैंने एक्स्ट्रा पैसा एडवांस में दे दिया था, तो ऐसी चीजें जनरली कभी कभी होता है कि भूल गए हम तो लिख नहीं पाए, तो अब मजदूर को मैंने एडवांस पैसा दे दिया तो वो मेरे लिए एसेट्स है, क्योंकि मजदूर से अब भविष्य में हम कभी भी काम करवा सकते हैं या वो पैसा वापस ले सकते हैं, तो ये दोनों स्थिति में वो हमारे लिए एसेट्स है। तो एसेट्स है तो हमारे लिए अगर हमको पता नहीं था और अचानक अब हमको पता चला है तो हमको फायदा है। जैसे अगर आपको देखा जाए, याद करेंगे तो बचपन में जब आप अचानक कोई किताब देखते थे या कोई पैंट शर्ट जो पुरानी पड़ी हुई है उसको निकालते थे तो पता चलता था उसमें से कुछ पैसे निकल आए, तो कितना खुशी होते थे हम, मतलब कितना खुश होते थे। तो ये हमारा फायदा है। तो वही चीज बिजनेस में भी है, बिजनेस को अचानक पता चला कि अच्छा उसका एक एसेट्स था जो उसको पता ही नहीं था, तो बिजनेस के लिए फायदा है, तो इसीलिए हम इसको सेम ट्रीटमेंट करेंगे जैसा कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स में कर रहे थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अब उसी तरह से हमको ये पता चले कि अच्छा किसी मजदूर का बकाया पैसा है जो हमने नहीं चुकाया है, तो उस सिचुएशन में वो मेरे लिए लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि अचानक हमको पता चला कि एक लायबिलिटी है, हमको अब चुकाना तो पड़ेगा, तो मेरे लिए लॉस है, तो वो आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट या लॉस। जब ये सारी एंट्रीज हम कर लेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, यानी कि हम ये चेक करेंगे कि उसका डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा होगा तो हमारे लिए प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होगा तो हमारे लिए लॉस। उस सिचुएशन में हम उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों पार्टनर्स कैपिटल में क्यों ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि उसी के लिए तो हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होने वाले हैं उनको हम पार्टनर्स को दे दें, और ये जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज
दिख रहे हैं या जिनमें चेंज हुए हैं वो अपने बदले हुए मूल्य यानी कि जो चेंज होने के बाद जो उनका वैल्यू है उस पे बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। मतलब एसेट 5000 का था 8000 का हो गया, अभी मैंने बताया था कि एग्जांपल में, तो पहले हम 5000 पे एसेट दिखा रहे थे, अब 8000 पे दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एंट्रीज जो होते हैं, जो भी हम अकाउंट्स में एंट्रीज करते हैं, उनका इफेक्ट दो साइडों पे पड़ता है। तो एक साइड तो हमारा चला गया प्रॉफिट लॉस के रूप में कैपिटल में, तो दूसरा साइड एसेट्स और लायबिलिटीज पे जो इंपैक्ट पड़ेगा वो भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम रीवैल्यूएशन के बाद जो वैल्यू आती है उनकी उस पे उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को हम क्या कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो जब भी कोई फायदा होता है तो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से फायदे को ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल में। तो अगर देखा जाए तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फायदा खत्म हो रहा है, इसीलिए वो डेबिट में आ गया। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आया और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में चला गया, क्योंकि पार्टनर को फायदा हो रहा है। उसी तरह पार्टनर्स को यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में आ गया। तो ये जो है ये सारे आपके जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंट्स की। ठीक, अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? तो अगर आप जर्नल एंट्री सिर्फ देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अकाउंट्स कैसे बनेगा। अब देखिए, अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे लेजर की तरह जो बनाते थे हम, उस तरह से सोचिए कि लेजर में हम क्या करते थे, पोस्टिंग का काम करते थे। पोस्टिंग जिस तरह से करते थे वही काम हमको यहां भी करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया, तो हम ये लेजर में हम ये देखते थे कि जो अकाउंट बना रहे हैं वो जर्नल एंट्री में किस साइड लिखा हुआ है, जो अकाउंट बना रहे हैं वो जर्नल एंट्री में किस साइड लिखा हुआ है, और उसी साइड लेजर में दिखाते थे। तो देखिए, पहले में रीवैल्यूएशन किधर है, क्रेडिट में, तो बाई एसेट्स क्रेडिट में हो जाएगा। दूसरे में रीवैल्यूएशन किधर है, डेबिट में है, तो टू एसेट्स डेबिट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे एंट्रीज को जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अकाउंट हम देख लेते हैं। तो अब आते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, तो ये है आपका फॉर्मेट। अब इसमें एक एक करके हम, अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो वो हम यहां पर दिखाएंगे। अच्छा, एक और चीज, ये जो एसेट्स मैं बार बार लिख रहा हूं, अगर आपको संपत्ति का नाम पता होगा तो आप संपत्ति का नाम लिखेंगे, तब एसेट सीधे नहीं लिखना है, तब हमको संपत्ति का नाम लिखना है। जैसे मशीनरी के वैल्यू में जो कमी आ रही है तो हम यहाँ पे टू मशीन लिखेंगे, और जर्नल एंट्री में भी मशीन ही लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो जो एसेट्स या लायबिलिटीज के नाम दिए रहेंगे आप उनका यूज करेंगे, आप सीधे एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं लिखेंगे। उसी तरह अगर लायबिलिटी हमारा बढ़ जाता है तो टू लायबिलिटीज, ये इंक्रीज वाला पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो वो इधर आ जाएगा, इंक्रीज। अगर हमारा लायबिलिटी का वैल्यू घटता है तो इधर दिखाएंगे हम, और कोई अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसका नाम हम यहां पे दिखाएंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में हो सकता है आउटस्टैंडिंग वेजेज हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, या कोई ऐसी लायबिलिटीज हो, इनकम टैक्स लायबिलिटी हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो कि हमारे लिए हमको चुकाना है, हमारे लिए लायबिलिटी है, तो हम यहां पे दिखाएंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में।
उसी तरह अगर कोई एसेट्स हमको पता चला है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हम यहां दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सब का जो है, अब कौन सा अमाउंट लिखेंगे ये भी बात आती है। तो अमाउंट फायदा या नुकसान वाला अमाउंट लिखना है, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। तो अमाउंट जो लिखना है आपको जर्नल एंट्री में और यहां पे वो चेंज वाला अमाउंट लिखना है, ना तो पहले वाला अमाउंट, और जो ना बाद में हो गया है वो नहीं। जैसे अगर एक एसेट्स का वैल्यू बढ़ के 15,000 से 18,000 हो गया तो ना तो हमको 15,000 दिखाना है ना 18,000, हमको जो चेंज हुआ है यानी 3,000 जो चेंज हुआ है वो दिखाएंगे। उसी तरह अगर लायबिलिटी का वैल्यू 5,000 से घट के 4,000 हो गया तो न तो हमको 5,000 दिखाना है न ही 4,000 दिखाना है, हमको जो चेंज हुआ है यानी 5,000 से घट के 4,000 हुआ है तो 1,000 का बदलाव हुआ है, 1,000 हम दिखाएंगे। तो अमाउंट में आप चेंज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल करेंगे आप दोनों तरफ को और अंतर निकाल लेंगे। अगर अंतर इधर आएगा तो और अंतर इधर आएगा तो इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उधर आ जाएगा, या अगर इधर अंतर आया है, इधर आइटम कम है तो पार्टनर्स कैपिटल इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर जोड़ेंगे, ये ज्यादा अगर इस तरफ का जोड़ है तो इधर पार्टनर कैपिटल निकलेगा, और अगर इस तरफ का जोड़ ज्यादा है तो इधर पार्टनर कैपिटल निकलेगा। इन दोनों में से कोई एक तरफ निकलेगा, दोनों नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, अमाउंट आप यहां पे लिखेंगे, और इस अमाउंट को, ये जो निकलेगा बैलेंस, इसको आप पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। किसमें बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, ये आपको कर लेना है। और फिर जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर बनाने के लिए कहेगा तो ये वाला अमाउंट उसके पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा, और अगर इधर निकला है तो ये वाला अमाउंट पार्टनर कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। ठीक, तो अब बात आती है कि हम आगे क्या करें। तो रीवैल्यूएशन का काम हमारा खत्म यहीं पे हो गया, अगर आपको ये कहा हुआ है कि हमको रीवैल्यूएशन को बुक्स में दिखाना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी कह देगा कि रीवैल्यूएशन को हम बुक्स में नहीं दिखाना चाहते हैं और इसको एक सिंगल एंट्री के माध्यम से एडजस्ट करना चाहते हैं, सिंगल एंट्री के थ्रू हम एडजस्ट करना चाहते हैं, यानी कि एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमको ये सारा तामझाम नहीं करना है, ये सारे जो हमने एंट्रीज किए हैं, अकाउंट्स बनाए हैं, ये हमको नहीं करना होगा। हमको क्या करना होगा? तो हमको चेंज करना होगा एक तरीका अपना। ठीक है, अब तरीके में क्या बदलना होगा? तो सबसे पहले तो हम ये अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम सीधे सीधे नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे? तो एक स्टेटमेंट बना के, स्टेटमेंट जो बनाना है हमको, तो स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। उस सिचुएशन में हमको करना क्या है? तो जो भी फायदे वाली चीज होंगे, ठीक है, जो भी गेन है हमारे, उसको हम ऊपर दिखा देंगे, और जो भी लॉस है उसको नीचे दिखा देंगे। ठीक है, गेन में क्या आएगा? तो इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स हमारे लिए गेन है। डिक्रीज इन लायबिलिटी हमारे लिए गेन है, फायदा है। उसी तरह अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हमारे लिए फायदा है। ठीक है, तो इन तीनों के हम अमाउंट लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारे लॉसेस हैं उसको हम लिख लेंगे। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट्स। ये एक्चुअली वैल्यू में कमी या वृद्धि को हम दिखा रहे हैं, तो डिक्रीज इन
एसेट्स। तो आप ये भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो ये हम लिख लेंगे। इस टोटल में से इन अमाउंट्स को हम घटा देंगे, ये माइनस करने वाली चीजें हैं, ठीक है, आपको माइनस करना है ये, और ये ऐड करने वाली चीजें हैं, जो तीनों जोड़ा और इन तीनों को इसमें से घटा के जो हमारा नेट इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, वो हम निकाल लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो हमको बुक्स में रीवैल्यूएशन का इफेक्ट एक्चुअल में नहीं दिखाना है, क्वेश्चन में कहा रहेगा तब, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें हमको सैक्रिफाइसिंग, ये तो आपका स्टेप 1 हो जाएगा, ये स्टेप 1 हो जाएगा आपका कि आप नेट इफेक्ट निकाल ले। उसके बाद स्टेप 2 जो होगा आपका, स्टेप 2 होगा कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो वो निकाल लेंगे। और फिर स्टेप 3 होगा हमारा, आपको ये जो नेट इफेक्ट आया है, ठीक है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक साझेदार, मल्टीप्लाई ईच, मल्टीप्लाई नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन विथ ईच पार्टनर गेन और सैक्रिफाइस, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे हर पार्टनर के गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि सबका जनरली अलग अलग आएगा। तो हम जितने भी पार्टनर के गेनिंग और सैक्रिफाइस दिए सबसे अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर जो रिजल्ट निकलेगा उसके बेसिस पे हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री स्टेप 4 हो जाएगा हमारा, जर्नल एंट्री। तो इसमें एक ही जर्नल एंट्री की जाती है, वो होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप 4, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करने के बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो तरीका है वो खत्म हो जाएगा। तो आपने दोनों तरीकों में देखा, एक में हमने 8 एंट्रीज की हमारी, हमने किए, फिर अकाउंट्स बनाए, फिर जो रिजल्ट निकला, जो प्रॉफिट लॉस निकला, उसको पार्टनर्स कैपिटल में हम ले गए, ठीक है। तो यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट और लॉस दोनों हमने बांट दिया पार्टनर के बीच में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि नहीं, जो एसेट्स हैं और लायबिलिटीज को पुराने मूल्य पे हमको दिखाना है, हमको नए मूल्य पे नहीं दिखाना है। तो जब ऐसा कहेगा आपको अलग अलग लाइन दे सकता है, हो सकता है ये कह दे कि हमको एसेट्स और लायबिलिटीज को पुराने मूल्य पे दिखाना है, ठीक है। हमको ये कह दे कि हमारे जो रीवैल्यूएशन का जो नेट इफेक्ट है उसको हमको कैपिटल अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करना है। हमको ये भी कह दे सकता है कि आपको एक सिंगल एंट्री के माध्यम से सारे एडजस्टमेंट करने हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन में आपको कुछ भी लिख दे सकता है। तो सारे सिचुएशन में आप ये वाला जो तरीका है, यानी कि केस 2 आप कह लीजिए, वो कर सकते हैं। केस 2 में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको नेट इफेक्ट निकाल लेना है, स्टेप 2 में कैलकुलेट गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, कैलकुलेट स्टेप 3 में मल्टीप्लाई नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन विथ ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस, ये कर लेना है। और लास्ट में हमको जर्नल एंट्री पास कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात रही तो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।